तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस बेहद शानदार किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टे ट्रू, जिसे लिखा है हुआ हू ने। इस हिंदी बुक समरी एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे अगर आप जर्नी ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की यात्रा ब्लॉग से जुड़े हैं तो आप पहले से ही जानते होंगे कि ये जगह पढ़ने, सीखने और खुद को बेहतर बनाने की एक पूरी दुनिया है। यहाँ आपको किताबों का सार, जीवन दर्शन और रोजमर्रा की समझ बिल्कुल आसान और सरल भाषा में मिलती है। इस ब्लॉग का मकसद ही आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना, सोच को गहरा करना और ज्ञान को आपकी असल जिंदगी में उतारना है। आप चाहें तो इस पोस्ट को फेसबुक, एक्स, पिंटरेस्ट या ईमेल के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो 20 नवंबर 2025 के इस खास समरी की शुरुआत करते हैं। हुआ हुसू की ये किताब स्टे ट्रू सिर्फ एक मेमोयर यानी संस्मरण नहीं है, बल्कि एक कल्चरल क्रिटिसिज्म, एक अप्रवासी की पहचान और दोस्ती और दुख की एकदम सच्ची अनफिल्टर्ड भावनाओं का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसे एक लिटरेरी स्कॉलर की बारीकी और उस इंसान की भेद्यता के साथ लिखा गया है जो आज भी अपने दोस्त को खोने के दुख से गुजर रहा है। ये किताब हमें 1990 के दशक में यूसी बर्कले ले जाती है, जहां हुसू के कॉलेज के दिन उनके दोस्त केन के साथ उनकी एक अनअपेक्षित सी दोस्ती और फिर केन की अचानक हुई दुखद मृत्यु की कहानी है। देखिए, ये किताब सिर्फ दोस्ती पर नहीं है, ये इस बारे में है कि हम अपनी पसंद, अपनी यादों और अपनेपन से अपनी पहचान कैसे बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब कोई गहरा दुख आता है तो वो कैसे इस बात को फिर से परिभाषित करता है कि सच्चे बने रहने का असल मतलब क्या है। तो आइए चलते हैं अध्याय 1 की तरफ, केन से मुलाकात, दुनियाओं का टकराव। कहानी शुरू होती है जब हंसू यूसी बर्कले पहुंचते हैं। ये एक ऐसा कैंपस है जो सांस्कृतिक विविधता और एक अलग ही इंटेलेक्चुअल एनर्जी से भरा हुआ है। हंसू खुद को एक आउटसाइडर मानते हैं, हमेशा मैगजीन्स, इंडी म्यूजिक और थोड़े अजीब कल्चरल रेफरेंसेस में खोए रहने वाला इंसान। और दूसरी तरफ है केन। केन एकदम टिपिकल मेन स्ट्रीम अमेरिकन कॉलेज लाइफ का प्रतीक है। एबरक्रॉम्बी पोलो शर्ट्स, डेव मैथ्यूज बैंड और जबरदस्त फ्रैटर्निटी पार्टीज वाला लड़का। शुरुआत में तो हंसू को केन में वो सब कुछ दिखता है जिससे वो चिढ़ते हैं या जिसका वो विरोध करते हैं। लेकिन आपने सुना है ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। उनके ये अंतर ही उनमें एक दूसरे के प्रति जिज्ञासा जगाते हैं। फिर शुरू होती हैं देर रात की लॉन्ग ड्राइव्स, साथ में सिगरेट पीना और मामूली जोक्स से लेकर जिंदगी के गहरे सवालों तक फैली बातें। हंसू को धीरे धीरे एहसास होता है कि अक्सर गहरी दोस्तियां किसी बड़ी बात से नहीं, बल्कि इन्हीं छोटी छोटी साधारण चीजों से शुरू होती हैं। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर, आप्रवासी जड़ें और सांस्कृतिक पहचान। इस हिस्से में हुसू अपनी ताइवानी आप्रवासी जड़ों के बारे में सोचते हैं। उनके माता पिता का सफ़र इलिनॉय से लेकर टेक्सास और फिर क्यूपर्टिनो तक, उन चुनौतियों और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने की शांत दृढ़ता को दिखाता है। जब उनके पिता काम के सिलसिले में वापस ताइवान लौट जाते हैं तो किशोर हुसू को एक अजीब सी अधूरी आत्मीयता के साथ जीना पड़ता है। ये चैप्टर हुसू के आइडेंटिटी क्राइसिस को बखूबी दिखाता है। एक तरफ अप्रवासी माता पिता की उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ अमेरिकन सब कल्चर्स का अट्रैक्शन। हुसू के लिए अंडरग्राउंड मैगजीन्स, मिक्स टेप्स और अनजान बैंड्स खुद को साबित करने का जरिया बन जाते हैं। लेकिन इस बगावत के पीछे सच कहूं तो कहीं जुड़ने की एक गहरी लालसा छुपी है। अब बात करते हैं अध्याय 3 की, मित्रता का दर्शन। यहाँ चीजें थोड़ी फिलोसॉफिकल हो जाती हैं। हिसू केन के साथ अपने रिश्ते को समझाने के लिए जैक्स डेरिडा की किताब मित्रता की राजनीति का हवाला देते हैं। उनका मानना है कि दोस्ती महज किसी साथी का होना नहीं है, बल्कि ये एक दार्शनिक क्रिया है जहाँ भेद्यता, विश्वास और अपनी पहचान के साथ एक प्रयोग करते हैं। केन का खुलापन हिसू के निराशावादी रवैये को चुनौती देता है। जहां हिसू हर चीज के पीछे व्यंग का पर्दा रखते हैं, वहीं केन एकदम ईमानदार और सीधा है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती दो अलग अलग विश्व दृष्टियों के बीच का संवाद बन जाती है, एक संशयवादी और सतर्क तो दूसरा गंभीर और उदार। इसी के साथ हम आते हैं अध्याय 4 पर, स्वाद, प्रामाणिकता और सांस्कृतिक विरोधाभास। इसमें हुसू पॉलिटिक्स ऑफ टेस्ट यानी हमारे स्वाद और पसंद की राजनीति पर बात करते हैं। वो मेनस्ट्रीम कल्चर की आलोचना करते हैं और अंडरग्राउंड चीज़ों का जश्न मनाते हैं। लेकिन केन की पसंद उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हम जो सच में हैं वो दूसरों के जैसा बनकर भी रह सकते हैं? क्या हमारी पसंद सिर्फ पहचान के एक टैग से बढ़कर कुछ हो सकती है? केन के जरिए हुसू सीखते हैं कि स्वाद या पसंद का मतलब किसी को बाहर करना नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ना है। उनके बीच म्यूजिक और विचारों का लेन देन उनकी आपसी पहचान बन जाता है।
ये चैप्टर हमें दिखाता है कि कैसे एक सच्ची दोस्ती कूल बनाम मेनस्ट्रीम जैसी सख्त सीमाओं को भी तोड़ सकती है। और फिर कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। अध्याय 5, त्रासदी की गर्मी। यहाँ इस संस्मरण का माहौल अचानक भारी हो जाता है। एक कार चोरी की घटना में केन की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये एक ऐसी बेतुकी हिंसा थी जिसने हिंसू को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। वो दुख, अपराधबोध और अनगिनत अनसुलझे सवालों के भंवर में फंस जाते हैं। क्या वो इसे रोक सकता था? केन ही क्यों? ये चैप्टर उस भटकाव को बड़ी गहराई से दिखाता है जो अचानक किसी अपने को खोने से आता है। यादें जो कभी सहारा होती थीं, अब एक पीड़ा बन जाती हैं। हिंसू बताते हैं कि कैसे केन की अनुपस्थिति के उस भारी बोझ तले वापस एक सामान्य दिनचर्या में लौटने की कोशिश करना कितना अवास्तविक अनुभव लगता है। इस भारी दुख से उबरने की कोशिश में आता है अध्याय 6, स्मारक के रूप में लेखन। अपने इस गहरे दुख को व्यक्त करने के लिए हंसू लेखन का सहारा लेते हैं पत्रिकाएं, निबंध और चिंतन जैसे लेख। उन्हें लगता है कि शब्द शायद अपर्याप्त हैं, फिर भी वो बहुत जरूरी हैं। उनका लिखा हर एक शब्द केन की उपस्थिति को बनाए रखने, उसे भूलने से रोकने का एक प्रयास बन जाता है। यहाँ वो स्मृति के एक विरोधाभास का सामना भी करते हैं। लेखन केन को जिंदा तो रखता है, लेकिन साथ ही हर पल हंसू को ये याद भी दिलाता है कि केन अब उनके साथ नहीं है। फिर भी लिखना उनके लिए एक चिकित्सा और श्रद्धांजलि दोनों बन जाता है, केन और उनके बीच के उस बंधन के प्रति सच्चे रहने का एक तरीका। अब हम किताब के अंतिम मुख्य भाग पर आते हैं। अध्याय 7, स्मृति, अपनापन और सच्चा बने रहना। ये संस्मरण यादों और अपनेपन के एक गहरे चिंतन के साथ समाप्त होता है। हुसू स्वीकार करते हैं कि भले ही भौतिक उपस्थिति चली जाए, लेकिन दोस्ती यादों में हमेशा बनी रहती है और हमारी पहचान को लगातार आकार देती है। केन का प्रभाव आज भी उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें याद दिलाता है कि प्रामाणिकता सिर्फ किसी खास स्वाद या व्यंग्य में नहीं, बल्कि जुड़ाव की ईमानदारी में निहित है। ये जो वाक्यांश है, सच्चा बने रहो यानी स्टे ट्रू, ये एक व्यक्तिगत मंत्र और एक सार्वभौमिक आवाहन दोनों बन जाता है। इसका मतलब है उन बंधनों का सम्मान करना जो हमें परिभाषित करते हैं, प्रामाणिक रूप से जीना और ये याद रखना कि दुख प्रेम से अविभाज्य है। निष्कर्ष में कहें तो स्टे ट्रू सिर्फ दोस्ती, पहचान और दुख का एक संस्मरण नहीं है, बल्कि 1990 के दशक का एक सांस्कृतिक इतिहास भी है। हुसू का गद्य दर्शन को व्यक्तिगत आख्यान के साथ बहुत खूबसूरती से बुनता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि सच्चे बने रहने का मतलब परिवर्तन का विरोध करना नहीं, बल्कि उन संबंधों का सम्मान करना है जो हमें आकार देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो इसके लिंक जरूर पाएं और इसे फेसबुक, एक्स, पिंटरेस्ट या ईमेल पर अपने दोस्तों के साथ सेव करें। आप नीचे टिप्पणियां भी छोड़ सकते हैं। बस अपनी टिप्पणी भेजने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके अपने गूगल खाते से साइन इन करें, अपनी प्रोफाइल चुनें, टिप्पणी में बदलाव करें, डालें और फिर प्रकाशित करें पर क्लिक कर दें। अगर आप कुछ और बेहतरीन किताबें खोजना चाहते हैं तो आइए इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट सेक्शन पर एक नज़र डालते हैं। पहली किताब है मून वॉकिंग विद आइंस्टीन, द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिमेंबरिंग एवरीथिंग, जिसे जोशुआ फोअर ने लिखा है। 7 मार्च 2026 की इस पोस्ट के पहले अध्याय, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है, में बताया गया है कि कैसे जोशुआ फोअर लगभग संयोग से एक पत्रकार के रूप में यूएस मेमोरी चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं। शुरुआत में वो प्रतियोगियों को बस सनकी लोगों का एक छोटा सा जमावड़ा समझते हैं, लेकिन जल्द ही वो हैरान रह जाते हैं जब इस साधारण से दिखने वाले लोग 2 मिनट से भी कम समय में ताश के पत्तों का डेक और अजनबियों के नाम याद कर लेते हैं। किताब का मुख्य सवाल यही है, क्या स्मृति के चैंपियन जन्म से ही असाधारण बुद्धि वाले होते हैं या वे केवल बेहतर तकनीकों का उपयोग करते हैं? प्रतियोगियों का खुद जोर देकर कहना है कि वे प्रतिभाशाली नहीं हैं, बल्कि प्राचीन विधियों का अभ्यास करने वाले हैं। यही बात फोर को दर्शक से प्रतिभागी बना देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो आदमी जिसे बहुत कुछ याद है कौन है, तो इसे आगे जरूर पढ़ें। एक और शानदार पोस्ट है ऑर्डिनरी मैजिक, द साइंस ऑफ हाउ वी कैन अचीव बिग चेंजेस विद स्मॉल एक्ट, जिसे ग्रेगरी एम वॉल्टन ने लिखा है। 23 मार्च 2026 की इस पोस्ट में वॉल्टन बताते हैं कि दुनिया सिर्फ बड़े सुधारों से नहीं, बल्कि अर्थ में सूक्ष्म बदलावों के माध्यम से भी बदलती है। वो कहते हैं कि मनुष्य व्याख्यात्मक प्राणी है। हम हर चीज का अर्थ निकालते हैं।
जैसे किसी छात्र को कम अंक मिले तो वो सोच सकता है कि मैं उतना होशियार नहीं हूं, लेकिन सही समय पर मिले छोटे संकेत इन व्याख्याओं को पूरी तरह बदल सकते हैं। और फिर है 6 मार्च 2026 की पोस्ट, आर्थर शोपेनहावर की काउंसिल्स एंड मैक्सिम्स। ये कोई पारंपरिक आत्मसहायता पुस्तक नहीं है, बल्कि मानव जीवन का एक दार्शनिक मानचित्र है। शोपेनहावर कहते हैं कि हमारी खुशी का सबसे बड़ा निर्धारक हमारा आंतरिक स्वभाव है। बाहरी परिस्थितियां जैसे धन या प्रतिष्ठा भ्रामक होती हैं। वास्तव में जो चीज मायने रखती है वो है हमारे मन की गुणवत्ता। इन दोनों ही किताबों के पूरे सारांश आप और पढ़े पर क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे इस बेहतरीन ब्लॉग बुक को ब्लॉगर द्वारा संचालित किया गया है और इसके थीम चित्र माइकल एल कैन के हैं। इसके पीछे जो शख्सियत है वो है प्रफुल्ल शर्मा। प्रफुल्ल आजीवन सीखने के प्रति समर्पित हैं, जिन्हें पढ़ने का आनंद मिलता है और विकास व आत्मखोज को प्रेरित करने के लिए कहानी कहने को वो बहुत महत्व देते हैं। अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर प्रफुल्ल क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, मनोविज्ञान, व्यवसाय, दर्शन और स्व-सहायता जैसे कई विषयों की गहराई में जाते हैं। व्यवहारिक अंतर्दृष्टि साझा करके वो दूसरों को गंभीर रूप से सोचने और ज्ञान को सार्थक कार्रवाई से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका रचनात्मक दृष्टिकोण हर बातचीत में प्रेरणा लाता है। आप उनकी पूरी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप पुरानी ज्ञानवर्धक पोस्ट्स ढूंढना चाहते हैं तो ब्लॉग के आर्काइव में आपको मई 2026 से लेकर अप्रैल 2025 तक का पूरा कलेक्शन मिल जाएगा। हर महीने लगभग 30 से 35 बेहतरीन पोस्ट पब्लिश हुए हैं, जैसे मई 2026 में 2, अप्रैल में 33, मार्च में 34 और ऐसे ही पूरे साल का डेटा। आप इन्हें ज्यादा दिखाएं या कम दिखाएं विकल्प का इस्तेमाल करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कहीं कोई समस्या लगे तो बुरे बर्ताव की शिकायत करें का विकल्प भी है। तो आज के इस खास एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और हमेशा सच्चे बने रहिए।